भारतीय बाजार लगभग पिछले 15 सालों से एफआईआई सेलिंग से परेशान है। 2011-12 के बाद से एफआई सेलिंग लगातार बनी हुई है। हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि एफआईआई के पास कितना माल बचा हुआ है, यानी मार्केट में वो कितना परसेंट होल्ड करते हैं, कहां तक होल्ड करते हैं, कितनी निफ्टी में होल्ड करते हैं, कितना बाकियों में स्टॉक्स में वो होल्डिंग करते हैं। और अगर वो लगातार सेलिंग करते चले जाएं और अगर वो पूरी की पूरी क्वांटिटी को जीरो कर दें, लगभग कितना समय लग जाएगा और डीआईआईज में कहां तक ये लगता है कि डीआईआईज उसको जो है कैप्चर करते रहेंगे या यूं कहिए कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि उसके बुनियाद पर ही पूरे बाजारों का बेस खड़ा है। तो एक बेहद आपको एक डिटेल रिसर्च के साथ मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इत्मीनान से देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। बात कीजिए एफआईआईज की, तो एफआईआईज की सेलिंग लगातार बनी हुई है। अगर एक सेकंड के लिए हम लोग पहले डेटा को देखें तो एफआईआईज के पास लगभग कितनी सेलिंग है आप ये समझ सकते हैं। अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो एफआईआईज लगातार पिछले काफी सालों से बेचते चले जा रहे हैं। यहाँ पर डेटा आपके का कैश का डेटा है, कैश का ही डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, एफआईआई का एफएनओ डेटा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का कंबाइंड डेटा भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुद्दा वही है जो मैंने कहा कि टोटल कितना है वो समझने से पहले अगर आप सेलिंग देखो, 26 में अभी तक ऑलरेडी तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग है, 25 में भयंकर सेलिंग, 24 में सेलिंग, 23 में, 22 में, 21 में, 20 और 19 में थोड़ा सा सेलिंग नहीं हुई और उसके पहले भी 17, 18, 14 के बाद से लगातार सेलिंग है। बहुत सारे इसके कारण हैं क्यों ये सेलिंग हो रही है। जब आप इसको कंबाइंड कर देंगे तो थोड़ा नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन पिछले 4-5 सालों से ये लगातार सेलिंग में है, यानी एफएनओ जब आप थोड़ा सा इसमें कंबाइंड करते हैं, लेकिन फिर भी 2023 के बाद से सेलिंग है। ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो किया था एफआईआईज और एफपीआईज को लेकर के, अगर आपने वो देखा है तो आपको ये बात काफी हद तक पता होगी कि एफपीआईज भी अब सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि उनके पास कितना माल है, तो दो बातें आपको इसके पहले समझनी पड़ेंगी कि मार्केट जो है वो कितनी बड़ी है। वैसे अगर हम ये सोचे कि उनके पास कितना माल है, तो एफआईआईज के पास जो लिस्टेड एंटिटी है एनएससी में, उसका तकरीबन 17 से 18% उनके पास माल पड़ा हुआ है। 17 से 18% है, जो कि कुछ समय पहले करीब करीब 24% तक गया था, जो कि अभी 18% के आसपास में आ चुका है। और ये जो नंबर है 18% वाला, ये तकरीबन 13-14 साल में सबसे लोएस्ट नंबर है। यानी उन्होंने हैवी सेलिंग तो वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं और इसके नाते 24 से अब वो 18 पे पहुंच चुके हैं। यानी टोटल मार्केट का लगभग 18% माल जो है उनके पास पड़ा हुआ है। लेकिन टोटल मार्केट के हिसाब से अगर आप नंबर निकालेंगे तो ये नंबर आएगा तकरीबन 70 लाख करोड़ का। 70 लाख करोड़ का जो नंबर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ी मार्केट को आपको दिखा रहा है। 70 से 75 लाख करोड़ का मतलब 75 ट्रिलियन के आसपास जो है आपके पास उनके पास माल है। 75 ट्रिलियन। अब आपके मन में ये बहुत आसान सा प्रश्न है कि यार जब जीडीपी 4 ट्रिलियन की है तो सिर्फ एफआईआईज के पास 75 ट्रिलियन का माल कैसे हो गया। तो जीडीपी का जो नंबर आप देखते हैं वो हर एक साल का है, लेकिन जब आप नंबर देखेंगे कंबाइंड मार्केट का तो आप चौंक जाओगे कि मार्केट एक्चुअली आपकी कितनी बड़ी है। अगर हम मार्केट को समझें कि मार्केट हमारी कितनी बड़ी है, तो हमारी जो वर्तमान मार्केट है यानी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करिए तो इंडियन स्टॉक मार्केट का कुल जो रुपए टर्म में नंबर निकल के आता है वो आता है 4.65 क्वार्टी ट्रिलियन। क्वार्टी ट्रिलियन माने ट्रिलियन से भी ज्यादा क्वार्टी ट्रिलियन है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आप अगर इसको डॉलर टर्म में कन्वर्ट करो तो जितनी बड़ी हमारी जीडीपी है लगभग उतना तो डॉलर टर्म में हमारी मार्केट है। 5 ट्रिलियन के आसपास की तो हमारी मार्केट है यूएसडी में। अब ये जीडीपी आपकी हर साल के नंबर हैं, जबकि ये नंबर जो कहिए साल दर साल जुड़ते हुए हम पहुंचे हैं। लेकिन हम अगर यूएसडी के टर्म में बात करें तो 5 ट्रिलियन की हमारी जो है मार्केट है। बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है। और उस मार्केट को अगर रुपए टर्म में देखेंगे तो तकरीबन 4.6 क्वार्टी ट्रिलियन की मार्केट है। तो बहुत बड़ी मार्केट में तकरीबन 70 लाख करोड़ उनके पास है। 70 लाख करोड़ कितने में? टोटल 460 लाख करोड़ में, यानी कि 460 लाख करोड़ का 70 में उसमें 70 लाख करोड़ के आसपास उनके पास है, यानी बिलो 100 हैं। तो ये नहीं है, कई लोगों ने बहुत बार कमेंट करते हैं कि सारा का सारा माल तो उन्हीं के पास है, 50% मार्केट का वो होल्ड करते हैं। ये सब बातें गलत हैं। तकरीबन मार्केट का 20% जो मैंने अभी आपको बताया मोटा मोटी 18 से 20% हमारी टोटल मार्केट का वो
होल्ड करते हैं। बाकी सारा किसके पास है? DIIs के पास है, हमारे आपके पास है, बहुत सारे प्रॉप डेस्क हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए जो टैक्स वाला मुद्दा है कि टैक्स बढ़ गया इसलिए FIIs बेच रहे हैं, टैक्स बढ़ने के नाते सिर्फ FIIs नहीं बेच रहे हैं, टैक्स बढ़ने के नाते बाकी लोग भी बेच रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है। कोई प्रॉप डेस्क है, उसकी मार्जिन कम कर दी गई पिछले सालों भर में, STTs बढ़ा दी गई, उनके लिए भी बढ़ा है टैक्स, उनके बर्डन बढ़ा है। तो सिर्फ FIIs के ऊपर नहीं है, सबके ऊपर। FIIs तो अपना पैसा लेके किसी और देश में चला जाता है और वहां जाके काम करता है, लेकिन जो घरेलू निवेशक हैं वो कहीं जा भी नहीं सकते, लेकिन वो मार्केट से पुल अप करके किसी और क्षेत्र में उस पैसे को डालते हैं। और एक थोड़ा तबका ऐसा होता है घरेलू में भी जो वो विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो भारत से जो पूंजी है उसका पलायन तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत से पूंजी का पलायन हुआ है, अब ये लगातार जारी भी है। अब अगर आप समझ पाए होंगे कि तकरीबन मार्केट हमारी 650-660 जो है लाख करोड़ की है, ये लाख करोड़ है, और इसका लगभग इसमें से 70-75 लाख करोड़ जो है, आप मान के चलें 70 से 80 लाख करोड़, ये नंबर है किसका? ये FIIs का नंबर है। तो सब कुछ उन्हीं के पास नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि धीरे धीरे जितना वो आउटफ्लो चल रहा है, वो तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का आउटफ्लो हर साल कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ का आउटफ्लो अगर वो कर रहे हैं तो 2 लाख करोड़ का आउटफ्लो को कैप्चर करने का जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो है FIIs के पास होनी चाहिए। 2 लाख करोड़ की जो क्षमता है इसको FIIs ही कैप्चर कर पा रहे हैं, और FIIs कोशिश ये कर रहे हैं, DIIs कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना FII बेचता है हर साल, हम उतना ही खरीदते चले जाएं और उनको एग्जिट का मौका दें, या कहीं मार्केट को जो है हम स्टेबल कर पाएं। FIIs के अगेंस्ट में DIIs की मुख्य भूमिका अभी फिलहाल पिछले 3-4 सालों में यही रही है, जबकि मार्केट में प्रेशर रहा है। जब FPI पैसा लाता है, मैंने बार बार कहा कि मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो आपके सामने रखा था FPIs का लेकर के, और FPIs के नंबर में ये साफ दिख रहा था कि इंस्टीट्यूट FPIs पर पैसा डाल रहे थे। इसीलिए मार्केट को संभालने के लिए FIIs उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की FPIs पे। अगर वो डेटा वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। DIIs प्लस FPI, जब DII और FPI जुड़ के आएंगे बाजारों में पैसा, तो FII कितना भी बेच ले लेकिन पैसा फिर भी इनफ्लो होता है। और इसीलिए 2023 तक, अभी मैंने आपको ये कंबाइंड डेटा दिखाया था, मैं एक बार आपको ये दिखाता हूं। 2023 तक अगर हम एक समरी के रूप में देख रहे हैं तो 2023 तक इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही थी। अगर आप 2023 समरी देख रहे हैं, कंबाइंड देख रहे हैं, तो यहां पर 2023 तक आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका कंबाइंड पैसा आ रहा था, ये सारा ग्रीन दिख रहा है, इसमें केवल FII नहीं है, इसमें FPI का नंबर भी जुड़ा है। जब FPI जुड़ जाता था, यहां पे देखिए 2022, 23, 21 सारे FPI के साथ जुड़ा हुआ है, और इवन इसमें सारे के सारे DIIs का जो है, यहां पे देखिए आपका म्यूचुअल फंड टोटल लिखा होगा, हो सकता है ना दिख रहा हो, तो यहां पर MF का पैसा भी इसमें ऐड हो रहा था। जब ये कंबाइंड हो जाता था तो हम पूरा का पूरा ग्रीन हो जाते थे, हर साल हमारा ग्रीन में गुजरता था। लेकिन 2023 से हुआ यही है कि FPI ने भी बेचना शुरू किया है। FII तो बेच ही रहा है, FII तो बेच ही रहा है, क्योंकि FII का नंबर तो अभी मैंने आपको दिखाया, वो लगातार बेच ही रहा है। जब FII बेच ही रहा है और साथ में उसके जुड़ गया FPI, तो वो पूरी जो कहानी है वो आपकी चेंज हो गई, और उसके नाते जो है असली में प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही है। एब्जॉर्ब मार्केट कर सकती है, बिल्कुल मार्केट एब्जॉर्ब करती है, और मार्केट अभी भी एब्जॉर्ब कर रही थी। 2023 तक वो एब्जॉर्ब करके चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम मार्केट को ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये आगे भी जारी रह सकती है। अब अगर इस बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो जो ये नंबर है ये कहां पर है? इक्विटी कैश में, जैसे मैंने कहा, तकरीबन 463 करोड़ लाख करोड़ के आसपास हमारी मार्केट है, जाएगी करीब करीब जो है 5 ट्रिलियन की मार्केट है। लेकिन जो डेरिवेटिव कारोबार है ये इसका तकरीबन 300 गुना होता है। 300 गुना किसका? 4 ट्रिलियन का 300 गुना हर साल डेरिवेटिव कारोबार होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर निकलता है। चूंकि वो टोटल टर्नओवर पर है, डेटा इसी स्क्रीनशॉट में है, लेकिन वो साइड में वो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, बट वो 300% हाई है इस नंबर से, यानी 4 ट्रिलियन से। अब आप नंबर निकालोगे तो आपको समझ में आएगा वो नंबर कितना है। करीब करीब लगभग 100 ट्रिलियन के आसपास का नंबर हो जाएगा जब डेरिवेटिव के साथ कारोबार होता है। डेरिवेटिव कारोबार भारत में टोटल मार्केट का 300% ज्यादा है इक्विटी मार्केट से। बहुत बड़ा डेरिवेटिव कारोबार होता है, और दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि हम ही हैं इतने बड़े, हमसे कई गुना बड़ा जो है अमेरिका भी है।
हम जब भी, आप समझिए, जब भी आप डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर कर्व लगा रहे हैं तो आपका इक्विटी मार्केट को भी प्रॉब्लम आ रहा है। 2023 से लगातार गवर्नमेंट ने टैक्सेज बढ़ाए, 2023 से मार्केट में लगातार जो है गवर्नमेंट ने डेरिवेटिव के ऊपर इंपैक्ट डाला, और उसका असर ये है कि 2023 से एफपीआईज भी जाने लगे और मार्केट हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी खराब करके परफॉर्म करके दिखा रही है। साथ में अगर आप डेट मार्केट की बात करें, डेट मार्केट भी इंपॉर्टेंट मार्केट है। डेट मार्केट जो है वो भी तकरीबन आपका 2 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन, करीब करीब 2.5 से 3 ट्रिलियन की मार्केट है, यानी 240-250 लाख करोड़ की मार्केट तो आपकी ये भी है। तो काफी बड़ी मार्केट है, यानी इक्विटी मार्केट जितनी है उसका लगभग आधा डेब्ट मार्केट है। इन दोनों को जोड़िए और टोटल टर्नओवर जो आपका जो होता है डेरिवेटिव का, वो तो लगभग 100 ट्रिलियन के ऊपर निकलेगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। और इस सारे नंबर के ऊपर जब आप टैक्स डालते हो तो उसका बहुत बड़ा असर देखने को आपको मिलता है। अगर इस पॉइंट को आप देख पा रहे हो, यहां साफ आपको ये समझ में आएगा कि इक्विटी मार्केट की अपेक्षा कई गुना में वो जो है आपका काम हो रहा है। और जीडीपी का तकरीबन 70% जो है किसी भी राष्ट्र में एफएनओ में या डेब्ट मार्केट में रह सकता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो एफआईआईज के पास काफी बड़ा है माल, लेकिन मार्केट भी हमारा काफी बड़ा है। हम अपनी मार्केट पे, बहुत छोटी मार्केट हमारी नहीं है, और इस मार्केट पर इस तरह की सेलिंग आने वाले वक्त में जारी रह सकती है। अब ये मुद्दा उठता है कि एफआईआईज कब तक बेच सकते हैं, यानी वो कितना बेच सकते हैं। ये तो हमें मालूम चल गया कि उनके पास करीब 75 ट्रिलियन के आसपास माल है। 75 ट्रिलियन, जिसमें से वो हर साल 2 लाख करोड़ बेचते हैं, यानी तकरीबन आप 2 ट्रिलियन बोल लीजिए कि वो हर साल माल बेच रहे हैं। अगर 2 ट्रिलियन के हिसाब से भी वो जाएं तो बहुत साल है यहाँ पे, आप सोचो मत कितना है, बहुत लंबा साल है उनके पास। अगर वो हर साल 2 ट्रिलियन से बेचते चले जाएं तो भी अगले 15-20 साल तो वो बेच सकते हैं। अगर वो इनकमिंग एफपीआईज के रूप में आने लगते हैं तो फिर वो और भी लंबा चल सकता है। तो ये कहना कि एफआईआईज के पास माल खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो 2 लाख करोड़ ही बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही साल में सब कुछ बेच दे रहे हैं। तकरीबन 2 लाख करोड़, 75 लाख करोड़ आज भी होल्ड करते हैं। उसमें से हर साल अगर वो 2 लाख करोड़ ही बेच रहे हैं तो ये मामला तो 20 साल खींचा जा सकता है, या वो 20 साल तक माल को बेचते रह सकते हैं। सतत रूप से वो 20 साल माल बेच सकते हैं, फिर भी उनके पास माल खत्म नहीं होगा। अब मुद्दा ये है कि अगर वो एफपीआई के रूप में आने लगेंगे, क्योंकि एफआईआई ही एफपीआई के रूप में आता है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि हर एफआईआई जो है वो एफपीआई जरूर होगा, लेकिन हर एफपीआई जो है वो एफआईआई नहीं होगा। एफपीआई जो है वो बड़ा है। कई लोग को ये बात थोड़ी कंफ्यूजन लग सकती है। तो जो एफपीआई है ये सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार में निवेश नहीं करता। ये शेयर बाजार में जब आता है तब इसको आप बोलते हैं एफआईआई, लेकिन यही एफपीआई जब नॉर्मल मार्केट में जाता है, ऐसे किसी स्टार्टअप में जाता है जो बिल्कुल शुरुआत हो रही है, या किसी वेंचर कैपिटल के रूप में आता है, या किसी ब्राउनफील्ड एफडीआई के रूप में आता है, तो उन सारी जब तरीके से वो आता है, इवन ग्रीनफील्ड एफडीआई के रूप में आता है, तो उन सारे केसेज में वो एफपीआई की श्रेणी में आएगा। और उस केस को फिर आप इस तरह समझेंगे कि वो अगर आ रहा है, यानी एफपीआई के रूप में अगर फंड फ्लो आ रहा है, जो कि 2023 तक आ रहा था, तो फिर मार्केट को प्रॉब्लम नहीं आती। एफआईआई तो बेच सकता है, लगातार बेच सकता है, 20 साल 25 साल बेच सकता है। आज की होल्डिंग पे 20 साल वो निकाल देगा। आने वाले वक्त में मार्केट बड़ी हो जाएगी तो भी वो बेच पाएगा, उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन एफपीआई का आना जरूरी है। तो 2-3 बातें आपको समझ में आई होंगी। पहला कि भारत में एफपीआई का आना बहुत जरूरी है। एफपीआई नंबर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने पहला वीडियो किया था, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, कमेंट में भी उसकी लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एफपीआई का आना बेहद जरूरी है। एक बात, एफआईआई जो है अगले 20-25 साल जो है आप चाहे तो वो आराम से बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माल भर भर के उसके पास पड़ा है। लेकिन ये आप ना कहें कि मार्केट में सब कुछ एफआईआई के पास है। तकरीबन मार्केट का केवल 18% आज की डेट में, या 20% उसके पास है। बाकी हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, उसके नाते ऐसा है। तीसरी चीज है, बहुत ज्यादा डेरिवेटिव के ऊपर और अगर प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि डेरिवेटिव इक्विटी मार्केट से 300 गुना बड़ा है, 300% से ज्यादा बड़ा है, 300 गुना बड़ा माना है। और इतना बड़ा मार्केट होने के नाते, चूंकि वो इतना बड़ा मार्केट है, अगर आप उसके ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो आपके ऊपर आएगा। क्योंकि वो बाइफरकेट नहीं है। इक्विटी मार्केट कहीं ना कहीं आज की डेट में और हमेशा दुनिया भर में ये रहेगा
कि वो जो डेरिवेटिव मार्केट होता है उसकी अपेक्षा छोटा रहता है और डेरिवेटिव मार्केट को बड़ा बनाया जाता है क्योंकि वो टर्नओवर पे बनता है, उसमें ज्यादा टैक्सेज गवर्नमेंट को बनते हैं, सभी का बेनिफिट होता है। और अगर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहेगा तो फिर इक्विटी मार्केट का भी चलना रुक जाएगा। तो टैक्सेज को लेकर के, डेरिवेटिव्स को लेकर जो प्रॉब्लम बनी हुई है भारत में, अगर वो थोड़ी कम होने लगे और एटलीस्ट एफपीआईज आने लगे, साथ में जो घरेलू प्लेयर हैं, रिटेल पब्लिक जो भर भर के टैक्स दे रही है, एसटीटी का भर भर के प्रॉप डेस्क वाले दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, उनको राहत दी जाए ताकि वो इक्विटी ले सकें, एटलीस्ट वो इक्विटी और डेरिवेटिव में अच्छे से काम कर सकें, पैसा बना सकें, वो सिर्फ सरकार के लिए काम ना करें कि वो सरकार का टैक्स ही पे कर रहे हो। उस केस में फिर मार्केट ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगी चूंकि वो बड़ी है, 460 मतलब ट्रिलियन के आसपास की मार्केट आपकी हर साल में, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट देख रहे हो तो 300 गुना बड़ी है, तो वो उसको आपको संभालना पड़ेगा, तभी इक्विटी मार्केट आपकी संभलेगी। अदरवाइज आपकी इक्विटी मार्केट नहीं संभलेगी चूंकि आपका जो डेरिवेटिव मार्केट है वो आपको बड़ा है। 300%, मैं बार बार लिख दिया हूं, 300 गुना है, 300 गुना है, क्योंकि रोजाना जो आपका औसत जो रोजाना टर्नओवर है वो तकरीबन 447 ट्रिलियन है, 447 ट्रिलियन, जबकि आपकी टोटल इक्विटी मार्केट करीब करीब 5 ट्रिलियन की है। और ये 447 ट्रिलियन का मतलब 400 गुना बड़ी है। तो बहुत 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 बड़ी है डेरिवेटिव मार्केट का टर्नओवर, और चूंकि उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट है और टैक्सेज बहुत बढ़ाए गए हैं, तो इसका असर सभी निवेशक, सभी लोग भुगत रहे हैं। तो वहां पर जरूरत है संभालने की। एफआईआई का माल नहीं खत्म होने वाला, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ वही सब कुछ होल्ड नहीं करते, डेरिवेटिव को संभालना पड़ेगा बाजारों को संभालने के लिए, यह भी सच है। और इंटरनल्स मार्केट के नहीं तो खराब होते रहेंगे, और जब बाजार की थोड़े इंटरनल ठीक होने लगेंगे तो एफपीआईज भारत आने लगेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत भी ठीक ठाक सी वैल्यूएशन पे है, महंगा जरूर लोग बोलते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, महंगी चीज चलेगी अगर उसको सही से उसके साथ आप जो है सही भाव करेंगे, सही भेदभाव नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह का भेदभाव, और घरेलू प्लेयर को भी इंसेंटिव दीजिए क्योंकि वो 80% मार्केट को होल्ड करता है। डीआईआईज केवल बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको डीआईएस का एक बार का डेटा दिखा दूं, डीआईएस का डेटा भी इसी में है। अगर हम डीआईएस का देखें, डीआईएस का डेटा, तो जितना एफआईआई बेचता है उतना डीआईआई खरीदता है, बस, और कुछ नहीं करता। डीआईआई, अगर मैं इसको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वैसे अगर आप डीआईआई का देखोगे तो जितना डीआईआई जो है नेट परचेज कर रहा है कैश में, ये है उसका नेट परचेज कैश में, जितना वो हर साल इतना खरीद रहा है, लगभग उतना ही जो है आपका एफआईआई बेच के चला जाता है। तो डीआईआई केवल एफआईआई को सपोर्ट देने की काम कर रहा है, उससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, और उससे ज्यादा शायद उसके करने की मंशा भी नहीं है। तो बाजार को संभालने के लिए, एफआईआईज को संभालने के लिए कुछ अच्छे कंक्रीट फैसले कानून के रूप में, टैक्स के रूप में, व्यवस्था के रूप में, उन सारी जगहों पर करने की जरूरत है, और फिर उससे बाजार संभलेगी। डिटेल रिसर्च किया, कई सारी जगहों से आपके सामने बहुत सारे डेटा निकाल के मैंने ला करके रखा है। इसके पहले शायद ही आपने इस तरह का वीडियो देखा होगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे डीप रिसर्च के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे जो बाजार से जुड़े हैं, जो संभव है कि मेरे बाद ही और जगहों पे दिखेंगे, क्योंकि हम काफी मेहनत कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, आपके पास वो सारी नॉलेज लाकर रखने के लिए जो बाजारों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत व्यूज मेरे पे आते नहीं है, कोशिश कीजिए आप इसको अपना चैनल मान के थोड़ा सा वीडियो को सर्कुलेट करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, अच्छी अच्छी चीजें, या फिर अपने क्वेश्चन या जो भी बातें आपको कहनी है वो जरूर कहिए, ताकि एल्गो को ठीक लगे कि ये वीडियो कंटेंट ऐसा है जो काफी लंबे समय तक चल सकता है। सिर्फ 24 घंटे के हिसाब से मेरे वीडियोस नहीं है, लंबे समय तक वो सर्कुलेट किए जाने चाहिए, बट एल्गो नहीं सर्कुलेट करता। कोशिश करें कि आप जब उसमें लिखेंगे तो वो थोड़ा बेहतर होगा, और उससे फिर हमें और भी अच्छा रिसर्च करने की इच्छा जरूर पैदा होगी। मेरा जो सेकंड चैनल है वहां पर हम डेली वीडियो के हिसाब से, यानी डेली मार्केट अपडेट की वीडियो लेके आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अतुल वर्मा स्टॉक मार्केट नाम का चैनल है, आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, उसको जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप डे टू डे मार्केट की बारे में बात करेंगे, आज बाजारों में जो आपने गिरावट देखी है, कल मैंने डिटेल चर्चा उस पर की थी कि मार्केट में मैक्स पेन थोड़ा इस स्थिति में है कि वहां से गिरावट हो सकती है, और आज वो आपने गिरावट देखी है डिटेल में, वहां पे आपको कल का वो वीडियो मिल जाएगा। आज का वीडियो थोड़ी देर में वहां पे पोस्ट हो जाएगा, तो जरूर देखिएगा उसको भी। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।